हाय ननद की बेटी। सुबह सुबह एक तरफ चाय चढ़ाकर दूसरी तरफ विनीता अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। बड़ी खिलखिला रही है मेरी बेटी, क्या बात है? तेरी सास अपने मायके जा रही है क्या? चुड़ैलों के मायके कहाँ होते हैं मम्मी, तो मेरी सास का मायका कहाँ से होगा? मेरी सास ने तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा लिया था। मायका खत्म है, मम्मी जी कहाँ जाएगी? जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ ना, मम्मी जी कहीं नहीं गई। तो फिर किस बात की खुशी है तुझे? वो तो मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि करण को उसके ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी मिल रही है। पिछले 2 सालों से उसने एक भी सीएल नहीं लिया था, इसलिए ऑफिस वालों ने कहा जाइए घूम कर आइए। पिछले साल के मेरे 4 महीने तो मेरी ननद की सेवा करने में चले गए। अब तो उनका बच्चा हो गया है, अब कम से कम मैं फैमिली प्लानिंग कर सकती हूँ। जब भी मैं बच्चा करने की सोचती हूँ, मेरी ननद पहले ही प्रेग्नेंट होकर बैठ जाती है। इससे पहले कि वो तीसरा बच्चा प्लान कर ले, मैं अपना बच्चा प्लान कर लूंगी मम्मी। विनीता अपनी माँ से बात कर रही थी कि बाहर से सुशीला की आवाज आती है। फोन रख दे बहू, चाय उबल जाएगी। हाँ हाँ मैं फोन रखती हूँ मम्मी, चाय बन गई है। विनीता चाय लेकर हॉल में जाती है और अपने सास ससुर को देती है, तो वहीं रखा उसकी सास का फोन बज जाता है। अरे मेरी पूजा बिटिया का फोन है। हाँ पूजा, कैसी है? कितने दिन हो गए तुझे देखे। अब तो नैन्सी भी 1.5 साल की हो गई है। अब तो आजा बिटिया अपनी माँ के पास। अरे रहने दीजिए आप भी ना, ब्याही हुई बेटी है, अपना घर नहीं देखेगी क्या? कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, तू अपना ससुराल देख। काफी दिन ससुराल देख लिया मैंने पापा। आपके दामाद को कुछ दिन के लिए छुट्टी मिली है, तो वो मेरे सास ससुर को घुमाने लेकर जा रहे हैं। मैंने सोचा मैं आपके पास आ जाऊं। अब सबकी किस्मत भाभी के जैसी तो होती नहीं कि छुट्टी मिलते ही पति घुमाने ले जाए। मेरा पति तो मेरी सास का ही है। रहना भी चाहिए, जिस औरत ने उन्हें जन्म दिया उससे मैं इन्हें कैसे छीन सकती हूँ? दीदी आ रही है मम्मी जी। हाँ तो तेरे सीने में क्यों सांप लौट रहा है? हो गई फैमिली प्लानिंग। और अगले ही दिन अपनी दोनों बेटियों के साथ पूजा अपने मायके आ धमकती है। रिवी ध्यान से, नैन्सी को चोट लग जाएगी ना। नानू नानू। हाँ बाबा आजा नानू के पास। क्या बताऊं मम्मी, पूरे रास्ते नानू नानू करके परेशान कर दिया इसने। बच्चों की आवाज सुनकर विनीता समझ जाती है कि पूजा घर आ गई है, और इस बात से दुखी होने के बावजूद उसे रसोई से बाहर आना ही पड़ता है। आ गई दीदी आप? नहीं आना चाहिए था क्या भाभी? अरे मेरा वो मतलब नहीं था दीदी। मैं तो मजाक कर रही थी भाभी। ननद भाभी में तो ये सब चलता ही रहता है। आप पकड़ी अपनी भांजी को। क्या बताऊं मम्मी, बच्चों को पालना इतना मुश्किल काम है, ये अब मुझे समझ में आ रहा है। मुझे और भैया को कैसे संभाला होगा ना आपने। धन्य है आप माता जी। बेटा माँ होना जिम्मेदारी की बात तो है। वही तो मम्मी, जिम्मेदारी तो है, पर घर गृहस्थी भी कोई चीज होती है कि नहीं? ये आजकल की लड़कियां छुरी छटांग रहना चाहती है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है। घर तो बच्चों से बनता है, सास ससुर पति बच्चे। एक औरत के लिए जीवन का असली मतलब तो यही होता है ना। आई नहीं कि बातें चालू हो गई। मैं जा रहा हूँ अपनी नैन्सी को बाहर घुमाने। नाना आइसक्रीम। नहीं नहीं पापा, ये बहुत बदमाश हो गई है, बाहर की कोई भी चीज नहीं खिलाती मैं इसे। नो रिवी, नो आइसक्रीम, बैड फॉर टीथ। भाभी आप ना इसके लिए रोटियां बना दो। रोटियां खिलाना शुरू कर दिया है मैंने इसे। बस साथ में जो सब्जी बनाओगे ना उसमें मिर्ची मत डालना, मिर्ची बहुत लगती है इसे। खाना खिलाकर बैठा दूंगी ना तो अपने आप आइसक्रीम का भूत उतर जाएगा। किस पेट में खाएगी आइसक्रीम जब भूखी नहीं रहेगी तो। ठीक है दीदी, मैं अभी बना देती हूँ। विनीता ये कहती है कि तभी उसकी गोद में नैन्सी सुसु कर देती है। कोई बात नहीं दीदी, ये तो खुद भगवान का रूप है। शायद आपने इसे डायपर नहीं पहनाया था, मैं अभी पहना देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मैं नैन्सी को डायपर नहीं पहनाती। आजकल के ज़माने की मम्मियों जैसे एडवांस में नहीं बन सकती। दिन भर बच्चों से फ्री रहने के लिए डायपर पहना देती हैं उन्हें। अरे बेचारे बच्चों को रैशेस हो जाते हैं, ये तो बेचारे बोल भी नहीं पाते। आप बस ना नैन्सी को क्लीन कर दो। घर पर ही तो है, कहीं सुसु कर भी देगी तो साफ हो जाएगा। हाँ बहू, वैसे भी अब ये पीती ही क्या? दूध तो पीती है, कहीं से पॉटी कर भी दी तो उसमें स्मेल नहीं आएगी। स्मेल तो आएगी ना मम्मी जी।
आपका ठीक है भाभी, आपको ये सब झेलना नहीं पड़ता, और पड़ेगा भी कैसे, आपके बच्चे ही नहीं है ना। आजकल की लड़कियों का सही है मम्मी, किसी को बच्चा ही नहीं करना, सबको फ्रीडम चाहिए, तितलियों की तरह उड़ना है, यहाँ से वहाँ से यहाँ। खैर मेरी किस्मत में ये कहा। विनीता नैन्सी को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। ये भगवान, मेरी सास मेरे सर पर नाचने के लिए कम थी क्या, जो तूने ये हिडिंबा भी भेज दी। हद होती है किसी चीज की। 2 मिनट हुए नहीं आए कि ये कर दो, वो कर दो, खाना बना दो, पॉटी साफ कर दो, जैसे कि दुनिया में यही माँ बनी है। विनीता ये कहती है कि उसकी गोद में नैन्सी पॉटी कर देती है। हे भगवान, अब ये भी करना पड़ेगा मुझे। किसी तरह विनीता नैन्सी को साफ कर उसे पाउडर लगाना शुरू करती है कि तभी कमरे में पूजा आ जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, अरे अरे भाभी, ऐसे कोई भी पाउडर नहीं लगा देते बच्चों को, नैन्सी के लिए मैं स्पेशल पाउडर लाई हूँ। बाहर इतने बड़े पर्स में मेरा सामान थोड़ी ना है, मुझे कौन सा साज श्रृंगार करना है, उसमें तो बच्चों का ही सामान है। आप जाइए और नैन्सी के लिए दूध बनाकर ले आइए, तब तक मैं इसे पाउडर लगाकर डायपर पहना देती हूँ। पर आपने तो कहा कि आप नैन्सी को कभी डायपर नहीं पहनाती। पढ़ी लिखी होकर भी ना आप गवारों वाली बात कर देती है भाभी। अब मुझे बेटी को लेकर बाहर जाना है तो डायपर तो पहनाना ही पड़ेगा ना। ये लीजिए, इसके पापा का फोन आ गया, 1 मिनट नहीं रह पाते अपनी लाडो के बिना। ये भी एक नंबर की 2 मुहैया सांप है, अपनी माँ के सामने कुछ और पीठ के पीछे कुछ और। इतनी छोटी सी बच्ची के लिए मोटर वाला दूध बनवा रही है। कुछ देर बाद सभी खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही विनीता खाने के लिए बैठती है, क्या हो गया बिट्टू को, मामी के पास जाना है। अब आप इसे खाना खिलाइए भाभी, इसे तो मामी ही चाहिए। थोड़ी देर आप ही पकड़ कर रहेंगी ना तो मेरा हाथ जरा सा रिलैक्स हो जाएगा। दिन भर ना इसे पकड़े पकड़े मैं भी थक जाती हूँ। हाँ हाँ बहू पकड़ेगी ना, पकड़ ले बहू। सुबह से तो दोनों बच्चे मेरे पास ही हैं मम्मी जी। विनीता रीवी को खाना खिलाने की जद्दोजहद में लग जाती है और इसी बीच पूजा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। भाभी, रीवी का मुंह उस तरफ कीजिए ना, अगर उसने मुझे देख लिया ना तो मुझे बाहर जाने नहीं देगी। वो तो मैं आपको ऐसे भी जाने नहीं दूंगी। देख ले रीवी, तेरी मम्मी बाहर जा रही है। बच्ची बच्ची, कौन जा रहा है बच्ची? वो नानू है। हाँ, आइसक्रीम खाना है ना रीबू को। पापा, आप रीबू को अंदर ले जाइए ना, मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेलियों से मिलने। नैन्सी भी कमरे में सो रही है, कभी भी उठ जाएगी, आप संभाल लेना। हाँ, बाय। अरे कैसे संभाल लूं? मुझे तो लगा था दीदी की डिलीवरी करवाने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, पर ये तो सब कुछ मेरे सर पर ही आ गया। मम्मी जी, कहाँ हैं आप? क्या मम्मी जी लगा रखा है, वो जिंदगी भर के लिए थोड़ी ना चली गई है। अरे 2 बच्चे नहीं संभाले जा रहे तुझसे, अपना बच्चा करेगी तो कैसे संभालेगी? तब आप भी तो रहेंगी ना बच्चों की प्यारी दादी। आप नैन्सी को अपने पास रखिए मम्मी जी, मैं तब तक रीबू को चुप करवाती हूँ। ऐसे भी डोरेमोन देखना है, तब से रो रही है। हाँ तो जल्दी टीवी चालू करके इसे बिठा दे, ये बैठकर देखती रहेगी, तब तक तू रात के खाने की तैयारी कर ले। एक काम कर, सब्जियां लेकर यहीं हॉल में आ जा, मैं नैन्सी को तेरी गोद में सुला देती हूँ। गोद हिलाती रहना और सब्जियां काट लेना, ऐसे ना नैन्सी की नींद नहीं खुलेगी। चल मैं चलती हूँ सत्संग में। फिर कौन संभाले ननद की बेटियों को? यहाँ गोद में नैन्सी को सुलाकर विनीता डोरेमोन देखती हुई सब्जी काट रही थी। तभी उसे किसी चीज के जलने की स्मेल आती है और वो देखती है कि रीवू बैठकर पेपर जला रही है। हे भगवान, ये कहाँ से सीख लिया बेटा? पीछे आ जाओ, जल जाओगे। मैं इसमें आइसक्रीम डाल दूं तो ये आग बुझ जाएगी। किसी तरह सब कुछ साफ करके विनीता दोनों बच्चों को लेकर फिर से बैठती है। आप बड़ी बहन हो ना? हाँ, नैन्सी की। देखो बेटा, नैन्सी सोफे पर सो रही है, वो गिरे नहीं, आप ये ध्यान रखना। तब तक मैं सब्जी छौंक कर आती हूँ। जाओ ना बेटा। हाँ मम्मी, मैं कुछ नहीं करूँगी। और जैसे ही विनीता पीछे मुड़ती है, रीवू नैन्सी के मुंह पर अपना हाथ रख देती है। इत्तेफाक से विनीता ये देख लेती है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो तुम? कभी कुछ तो कभी कुछ। इन 4 घंटे में तो विनीता की हालत अब मरी तब मरी वाली हो जाती है।
ये 15 दिन की छुट्टी कहीं मेरी छुट्टी ना करवा दे। तभी अचानक विनीता को घंटी की आवाज सुनाई देती है और नींद में सो रही विनीता घबरा कर उठती है। क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है ना? आज तो बड़ा लंबा सो गई तू। 10 बज रहा है सुबह के। दीदी नहीं आई? ओह, मतलब ये सब मेरा सपना था। तूने सपना देखा पूजा के बारे में? बिल्कुल सही देखा। कुछ देर पहले ही पूजा ने फोन किया था कि वो आ रही है। और ये सुनते ही विनीता फिर से सो जाती है। कुसुम की बहू सलोनी का रंग बहुत काला है, इसलिए वो अपनी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करती। कुसुम का बेटा आयुष दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो दिमागी रूप से बीमार है। इसलिए कुसुम ने उसकी शादी एक काली लड़की से करवा दी, क्योंकि उसके पागल बेटे से कोई शादी नहीं करना चाहता था। माँ, वो देखो कौवा, कौवा देखो कितना काला है। बिल्कुल सलोनी की तरह। सही कह रहा है बेटा तू। वैसे ये कौवा भी तेरी बीवी से ना ज्यादा गोरा है। माँ देखो आ गई सलोनी। सलोनी, मेरे लिए क्या लाई हो तुम? आयुष जी, मैं आपके लिए चॉकलेट मिल्क शेक लाई हूँ। क्या? चॉकलेट शेक? बड़ा मजा आएगा। दो ना। सलोनी, मैं चॉकलेट शेक पी लूंगा तो तुम मेरे साथ खेलोगी ना? हाँ, जरूर खेलूंगी। कोई जरूरत नहीं है खेलने की, घर का सारा काम करो बस। सलोनी जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके आयुष के साथ खेलने लगती है। अब सलोनी की सास ये देखती है तो गुस्से से कहती है, सलोनी क्या कर रही हो ये? कितनी बार कहा तुमसे कि मेरे बेटे से दूर रहो। अपनी तरह मेरे बेटे को भी काला कर दोगी क्या? माँ, जब मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मेरी शादी आयुष जी के साथ क्यों कराई? अरे मजबूरी थी मेरी, अब जा यहाँ से। तेरी परछाई भी मेरे बेटे पर नहीं पड़नी चाहिए। सलोनी अपनी सास की जली कटी बातें सुनकर भी आयुष की बहुत देखभाल करती है। उसकी दवाइयों का, हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखती है। एक दिन आयुष छत से गिर गया और उसके सर से खून निकलने लगा। हाय, मेरा बेटा गिर गया। अरे कोई मदद करो, मेरे बेटे को कितना खून निकल रहा है। अरे कोई अस्पताल लेकर चलो। सलोनी वहां आती है और आयुष को लेकर सीधा अस्पताल जाती है। इस दुर्घटना के बाद आयुष बिल्कुल ठीक हो गया। अरे आयुष जी, आपको होश आ गया? कैसे हो आप? तुम सलोनी हो ना? आपने मुझे पहचान लिया? पहचानता कैसे नहीं, मैंने तुम्हें इतना परेशान जो किया है। धीरे धीरे आयुष के सर की चोट ठीक हो जाती है। सलोनी ने हर कदम पर आयुष की बहुत मदद की थी, लेकिन फिर भी आयुष उसे जीवन साथी के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाता है। माँ, आपने सलोनी से मेरी शादी क्यों करवाई? मजबूरी थी बेटा, तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता था। सलोनी के माँ बाप बहुत गरीब थे और इससे भी कोई शादी नहीं करना चाहता था। इसके माँ बाप के भी बहुत हाथ पैर जोड़े, तब वो शादी के लिए राजी हुए। अरे माँ, तो क्या जरूरी था शादी करवाना? मत करवाती। बेटा, मेरी भी तो उम्र हो गई है, मैं तुझे संभालती है घर को। मुझे भी तो किसी की जरूरत थी ना, जो मेरे घर को अपना घर समझकर काम करे, तेरी भी देखभाल करे। नहीं तो अपने इतने सुंदर बेटे के लिए इतनी काली बहू मैं कभी ना लाती। लेकिन माँ, मैं इस काली कलोटी सलोनी के साथ नहीं रहना चाहता। अरे परेशान क्यों होता है? दूसरी शादी कर लेना बेटा। और आयुष ऐसा ही करता है। वो जूली से शादी करके उसे घर ले आता है। आयुष जी, आपने दूसरी शादी कर ली, बिल्कुल भी नहीं सोचा मेरे बारे में। तुम्हारे बारे में सोचकर ही ये कदम उठाया है। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन आयुष जी, आप मुझसे एक बार पूछ तो लेते। तू इस घर की मालिक नहीं है जो हर बात तुझसे पूछ कर ही करेंगे। अब ज्यादा बकवास मत कर, हमारे लिए खाने को कुछ बना दे, बहुत भूख लग रही है। सलोनी को आयुष की बेवफाई से बहुत दुख होता है। वो किचन में खाना बनाते समय सोचती है, आयुष जी इतने मतलबी कैसे हो सकते हैं? मैंने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए, दिन रात जाग कर सेवा की, इस घर को अपना घर समझा, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया कि मेरा रंग काला है। क्या उनकी नजरों में मेरे दिल का कोई मोल नहीं है? सलोनी ये सोच ही रही थी कि तभी वहां पर जूली और कुसुम आकर कहती हैं, ऐ कालो, तुझसे खाना बनाने के लिए कहा था, इतनी देर लगती है क्या खाना बनाने में? तमीज से बात करो, जिस तरह से तुम इस घर की बहू हो, उस तरह मैं भी इस घर की बहू हूँ। तू इस घर की बहू कभी थी नहीं और कभी होगी भी नहीं।
तेरी हैसियत इस घर में नौकरों से कम नहीं है, समझी? अब जल्दी से खाना बना दे। एक दिन सलोनी घर का काम कर रही थी, तभी जूली और कुसुम वहां आकर कहती हैं, सलोनी ये ले, मेरी कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं, अब मैं इन्हें नहीं पहनती, तुम ही इन्हें पहन लेना। मैं तुम्हारी पुरानी साड़ी क्यों पहनूं? काम नौकरों वाला और नखरे महारानी वाले, ठीक है मत लो। वैसे भी सासू माँ ने तुम्हारे सारे नए नए कपड़े तुम्हारी अलमारी से निकाल लिए हैं, अब तुम्हारे पास यही साड़ी है जो तुमने पहन रखी है। सलोनी, वैसे भी तुझे नए कपड़ों की क्या जरूरत? अब से तू जूली के पुराने कपड़े ही पहनेगी। नहीं माँ जी, मेरे कपड़े वापस करो, मैं अपने ही कपड़े पहनूंगी। अरे सलोनी कौवा, अगर मोर पंख लगा लेना तब भी वो कौवा ही रहता है, मोर नहीं बन पाता। तो कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, रहेगी तो तू काली ही। मैं चाहे जितनी भी काली हूँ, लेकिन आपसे बेहतर हूँ। मेरा तो तन ही काला है, आपका तो मन भी काला है, तभी मेरे सारे एहसान भूल गए आप सब। इस बात पर जूली सलोनी को जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है, माँ जी से इतनी ऊंची आवाज में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब कुसुम और जूली सलोनी पर बहुत अत्याचार करती, उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती। एक दिन जूली ने अपने पति और सास से कहा, माँ जी, आयुष जी, आप इस सलोनी को घर से निकाल दो, ये तो दिन पे दिन सर पर चढ़ती जा रही है। पर वो इतनी आसानी से घर से जाएगी नहीं। आप ये घर मेरे नाम कर दो, मैं उस कल्लो को इस घर से निकाल दूंगी। आयुष और कुसुम बिना कुछ सोचे समझे अपना घर जूली के नाम कर देते हैं। अब जूली सलोनी से कहती है, ओए कल्लो, ये पकड़ अपना सामान और निकल जा इस घर से। मैं क्यों जाऊं इस घर से? ये मेरे पति का घर है। ये तेरे पति का घर था, तेरे पति ने ये घर मेरे नाम कर दिया है, अब ये घर मेरा है, इसलिए निकल यहाँ से। सलोनी आयुष से कहती है, सुनिए जी, देखिए तो ये क्या कह रही है, ये मुझे इस घर से निकाल रही है। आपने ये घर इसको दे दिया है क्या? हाँ, ये सही बोल रही है, तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए चली जाओ यहाँ से। सलोनी जाने से मना कर देती है तो उसकी सास और सौतन उसके बाल पकड़कर जबरदस्ती उसे घर से निकाल देती हैं। अब जूली का पूरे घर पर राज हो जाता है, तो वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। जूली अपनी सास से सारा काम करवाती। सासू माँ, आज मटर पनीर की सब्जी बना लेना। बहू, मुझसे घर का काम नहीं होता, तुम भी मेरी मदद कर दिया करो ना। तुम तो कुछ काम नहीं करती, बस सारा दिन इधर से उधर घूमती रहती हो। ऐ बुढ़िया, मैं उस कल्लो सलोनी की तरह नहीं हूँ जो आपके इशारों पर नाचूं। अगर आपको इस घर में रहना है तो रहो, वरना आपको भी सलोनी की तरह निकाल दूंगी। अब जूली कुसुम को घर की नौकरानी ही समझती। वो अपने पति आयुष का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, ना उसे समय से दवाई देती, ना उसके खाने पीने का ध्यान रखती। अब आयुष की तबीयत भी खराब रहने लगी। तभी आयुष और कुसुम को अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ, हमने सलोनी को घर से निकालकर बहुत बुरा किया। कितनी अच्छी थी, मेरा और इस घर का कितना ख्याल रखती थी। बेटा, हम उसके पास चले जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। सलोनी बहुत अच्छी है, वो हमें माफ कर देगी और दोबारा इस घर में आ जाएगी। जूली अपने पति और सास की बात सुन लेती है। अच्छा, तो माँ बेटा मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं, दोबारा से मेरी काली सातन को घर में लाना चाहती हो। वो अब इस घर में कभी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, तुम दोनों जरूर इस घर से जाओगी। अब चुपचाप से निकल जाओ मेरे घर से। जूली अपने पति और सास को भी निकाल देती है। वो सीधा सलोनी के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं। सलोनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, जिसकी सजा मुझे मिल गई है। हाँ बहू, हमें समझ में आ गया है कि दिल खूबसूरत होना चाहिए, रंग से कुछ नहीं होता। हमें माफ कर दो बहू। देखो आयुष की तबीयत भी कितनी खराब है। आयुष जी की तबीयत खराब है और मेरी गोरी सौतन ने आप दोनों को घर से निकाल दिया, तो आप दोनों को मेरी याद आ गई। अब मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती। नहीं सलोनी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ।
वादा तो आपने उस दिन भी किया था जब आपने मुझसे शादी की थी। और माँ जी, आपने मेरे माता पिता से वादा किया था कि आप मुझे बेटी बनाकर रखोगी, लेकिन आपने तो मुझे अपने घर पर नौकरानी बनकर भी नहीं रहने दिया। नहीं नहीं बहू, अब ऐसा नहीं होगा। छोड़िए माँ जी, अच्छा हुआ आप दोनों यहाँ आ गए, मुझे वैसे भी आप दोनों से मिलना था। सलोनी अलमारी से तलाक के पेपर निकालती है और आयुष के हाथ में थमा देती है। मुझे आपसे तलाक चाहिए, इन पेपर पर साइन कर दीजिए और मुझे हमेशा के लिए आज़ाद कर दीजिए।